तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 29 और 30 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, 6 शिफ्ट्सों के लगभग 300 प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं मेरे प्यारे साथियों 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया 2025 में। तो देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 2025 में 15 मई को मनाया गया। इसका राइट आंसर 15 मई हो जाता। और इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेरे प्यारे साथियों परिवारों के महत्व और उनसे जुड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया है और इसको मनाया जाता है, ताकि समाज में परिवार की मूल इकाइयों को मजबूत किया जा सके। तो इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। अब इसके थीम के बारे में देख लेते हैं कि 2025 में जो राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या रहा। तो देखिए इसका विषय रहा सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर, मतलब फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये आपके राष्ट्रीय परिवार दिवस के थीम रहे हैं 2025 के। फिर से एक बार देख लीजिएगा, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट टू फोर्स डेवलपमेंट। तो इसको आप लोग देखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द मैन का, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए ये अमार्ड डुप्लांटिस को दिया गया है, इसको याद रखिएगा, अमार्ड डुप्लांटिस। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन मेरे प्यारे साथियों 21 अप्रैल 2025 को स्पेन के मैड्रिड में किया गया था, इसको याद रखिएगा। और अमार्ड डुप्लांटिस को इसका पुरस्कार जो दिया गया है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगर पुरुष विजेता की बात की जाए तो पुरुष विजेता ही हैं अमार्ड डुप्लांटिस। अगर मेरे प्यारे साथियों इनको महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगर महिला के बारे में पूछ लेता तो सिमोन वाइल्स इसका राइट आंसर हो जाता। महिला में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार सिमोन वाइल्स को दिया गया है। और इनको जो मेरे प्यारे साथियों दिया गया है, एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको टीम ऑफ द ईयर चुना गया है, जिनका नाम है रियल मैड्रिड। ठीक है, फुटबॉल है, रियल मैड्रिड को दिया गया है। ठीक है, उसको मेरे प्यारे साथियों डुप्लांटिस को एथलेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, एथलेटिक्स यानी पॉल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। और सिमोना वाइल्स जो महिला में दिया गया है वो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्पोर्ट आइकन के रूप में राफेल नडाल को, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनको स्पोर्ट्स आइकन दिया गया है। तो याद रखिएगा, इन सारे फैक्ट्स को मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए सभी लोगों को पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1928 में प्रसिद्ध जो भारतीय भौतिक विज्ञानवादी हैं जिनका नाम सीवी रमन है, उन्हीं के मेरे प्यारे साथियों रमन प्रभाव के लिए उनको उसी दिन खोज किए थे, जिसके कारण उनको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में उन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, उनको 1930 में मेरे प्यारे साथियों नोबेल का पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, यह दिन वैज्ञानिक सोच और रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के हम लोग कार्यक्रम को करते हैं। उसके बाद आपको अगर थीम पूछ ले 2025 का, तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के थीम 2025 में रहा, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, यानी इम्पावरिंग इंडिया यूथ। ठीक है, इम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इन्वेंशन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, तो याद रखना है कि विषय इसका रहा है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, कनाडा में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया।
तो देखिए इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर कनाडा में आयोजित 51वें जी शिखर सम्मेलन 2025 के थीम के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा, तो देखिए इसका थीम रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन। तो इन सब चीज़ों को भी, थीम को भी खास करके आप लोग देख करके जाइएगा। तो विषय क्या रहा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि कनाडा में हुआ है, तो मार्क कार्नी आपको याद रखिएगा, मार्क कार्नी 2023 में ये जीते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया जा चुका है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो 32 होगा। हालांकि कहीं कहीं इसको 34 भी लेटेस्ट वाला में बोल दिया है, लेकिन 32 ही ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर 32 होगा। तो आपको पता होगा कि भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अभी तक 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता प्रदर्शन जो केंद्र है उसको स्थापित किया जा चुका है। और इसका मेन लक्ष्य मेरे प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण और खेल विज्ञान की सहायता करना है, ठीक है, जिससे भारत को ओलंपिक में सिर्फ 10 देशों में शामिल किया जा सके। लक्ष्य मेरे प्यारे साथियों ओलंपिक को टारगेट करना है, जिसमें अधिक से अधिक हम लोग मेडल हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण किस प्रसिद्ध यात्रा मार्ग पर एक भीषण भूस्खलन हुआ था? तो देखिए वैष्णो देवी मार्ग हो जाएगा जो कि रियासी जिला में है। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 26 अगस्त 2025 को बहुत ही भयावह भूस्खलन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे घायल हो गए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पे, जिसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर के रजौली जिले में निर्माणाधीन पतंजलि पुल निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए तातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों पतंजलि पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध क्यों है यह? क्योंकि यहाँ के सल्फर युक्त गर्म पानी, देखिए अब ताता पानी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पानी में झील एक है, वहाँ पे गर्म पानी का झील है, झरना है, वहाँ सल्फर मिला हुआ है पानी में, और वहाँ नहाने से मेरे प्यारे साथियों होता क्या है कि जोड़ों के दर्द और त्वचा संबंधित जो बीमारियां होती है उससे राहत मिलती है, ऐसा मान्यता है। ऐसा हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मान्यता है कि वहाँ सल्फर युक्त पानी है, गर्म पानी का कुंड है, झरना है, जहाँ लोग स्नान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनके जोड़ों की दर्द और त्वचा से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, उनसे राहत मिलती है, ठीक है। तो ताता पानी इसलिए फेमस है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए विज्ञान श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर आनंद रहमान कृष्णन इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। डॉक्टर आनंद हरमान कृष्णन इसका राइट आंसर हो जाता। मेरे प्यारे साथियों इनको जो विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है वो कृषि के लिए दिया गया है, यानी एग्रीकल्चर साइंस के लिए दिया गया है। और इनका योगदान क्या रहा है? तो देखिए इनका योगदान बहुत रहा है, खाद्य प्रसंस्करण हो या प्रौद्योगिकी हो, न्यूट्रिएंट हो, डिलीवरी सिस्टम हो, 3D प्रिंटेड में शोध हो, ये सब के विकास में मेरे प्यारे साथियों इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसीलिए 2024 के लिए, हालांकि 2025 में दिया गया 2024 का पुरस्कार, तो इनको विज्ञान श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर आनंद हरमान कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान में पेड़ों की रक्षा के लिए, खास करके खेजरी पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए राजस्थानी में जो खेतरी है, खेजरी का जो पेड़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों ऐसा मान्यता है। तो विश्नोई समाज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, माताओं की तरह पूजनीय है, ठीक है। तो राजस्थान में जो खेजरी पेड़ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्ति का नाम अगर जाना जाए तो अमृता देवी बिश्नोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई के नाम से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था, यदि किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की
प्रकृति कैसी, नेचर पूछा था। तो देखिए जब किसी दर्पण या लेंस द्वारा जो आवर्धन होगा उसका मान जब धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, तब जो या तो उत्तल दर्पण हो या दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में आभासी यानी वर्चुअल और सीधा इफेक्ट बनता है, इमेज बनता है। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, अवतल दर्पण की बात करें यानी कॉनकेव मिरर की बात करें, तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपको एक उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर के रूप में क्या आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, हमेशा आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, छोटा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और अवतल लेंस के बारे में अगर आपको याद रखना है यानी कॉनकेव लेंस के बारे में, तो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, उत्तल लेंस के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो उत्तल लेंस को याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होगा तो धनात्मक आवर्धन होगा, बड़ा बनेगा फोकस, और पॉजिटिव में आभासी सीधा तो बनेगा ही। ठीक है। और जब वस्तु दूर होगा तो ऋणात्मक आवर्धन होगा, वास्तविक और उल्टा फिर बन जाएगा। ठीक है। तो इतने फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था, एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक ही खेत या एक ही समय में जब दो फसलों को आप उगाते हैं तो उसको मिश्रित फसल कहा जाता है। याद रखिएगा, मिश्रित फसल कहा जाता है। आपका मिश्रित फसल ऑप्शन नंबर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन आया था, एक पुरुष की ध्वनि का पिच एक बच्चे की ध्वनि की पिच की तुलना में कैसा होता है। तो देखिए बच्चा की ध्वनि पिच और एक पुरुष की ध्वनि पिच जो होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो पुरुष की जो ध्वनि पिच होती है यानी आवाज़ जो होती है बच्चों की आवाज़ की तुलना में गहरी होती है, यानी लो पिच होता है और भारी होती है। ठीक है। जबकि बच्चे की जो आवाज़ होती है पतली होती है, हाई पिच की होती है और तीखी होती है। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों में जो स्वर रज्जु होता है यानी वोकल कॉर्ड्स होता है, ठीक है? जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो बड़ा और मोटा होता है, जबकि बच्चा में बहुत छोटा होता है, जिससे उनकी जो ध्वनि है फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे साथियों अधिक हो जाती है। और इसी कारण मेरे प्यारे साथियों अ, तेज और पतली सुनाई देता है हम लोगों को आवाज़। तो याद रखिएगा मेन वोकल कॉर्ड से याद रखिएगा, क्योंकि पुरुषों में बड़ा होता है, मोटा होता है, और बच्चों में पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी भी अधिक होती है, जिसके कारण तेज आवाज़ सुनाई देता है और पतला ध्वनि सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, कंकाल पेशी शरीर में मुख्य रूप से किस प्रक्रिया की सहायता करती है। तो देखिए कंकाल पेशी के बारे में पूछा गया था। तो आप लोग को पता होगा कि कंकाल पेशियां जो होती है मेरे प्यारे साथियों, शरीर के हिलने डुलने के लिए सहायता करती है और शरीर की संरचना को बनाए रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंकाल पेशियां। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि कंकाल पेशियां क्या काम करती है शरीर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, जिंक ब्लेड जैसे सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु निष्कर्षण के दौरान, ठीक है, अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी जिंक ब्लेड जैसे सल्फाइड हो गया, उसके अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्जन कहा जाता है। आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि इसका एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरा करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए जून 2025 की बात है और टेस्ट की बात है खास करके, तो इसमें जो रूट का नाम आता है, जो कि मेरे प्यारे साथियों पारियों में 13,000 रन, सबसे इतिहास के पारियों में जून 2025 तक की बात हो रही है, 13,000 रन पूरा करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। और मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि इनकी जो पारी रही है वो 279 पारियों में 13,000 रन बनाए हैं। ठीक है। और सबसे तेज बल्लेबाज है जो रूट, ठीक है, जिन्होंने 22 मई 2025 को जिम्बाब्वे के खिलाफ नॉटिंघम में मेरे प्यारे साथी रिकॉर्ड बनाया था। और इस दौरान जैक्स किलिस, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, रिंकिंग पोटिंग, सचिन तेंदुलकर, ये सब जितने भी दिग्गज थे मेरे प्यारे साथियों जो रूट के पीछे रह गए। ठीक है। यानी सभी लोगों के जो रिकॉर्ड्स थे वो जो रूट ने तोड़ दिया है।
तो 279 पारियों में 13,000 टेस्ट में सबसे अधिक विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आया था, मानव शरीर में प्रतिवर्धी क्रियाओं जैसे कि गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटा लेना का नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु को, गर्म वस्तु है, अगर उसको हम छूते हैं तो अचानक से हम हाथ हटा लेते हैं। आखिर इस तरह का नियंत्रण हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है? तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड का नाम याद रखिएगा कि इस तरह का जो नियंत्रण है हमारे शरीर का, वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। मेरे प्यारे साथियों, यह प्रक्रिया जो होता है इतना तेज होता है कि मस्तिष्क को सोचने का समय ही नहीं मिलता है, जिससे तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित सुनिश्चित हो पाती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टिमुलस भी होते हैं। देखिए गर्म वस्तु को छूने से त्वचा में मौजूद जो संवेदी ग्राही होती हैं, रिस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें जो सेंसनरी न्यूरॉन होती हैं, यह सूचना को रीढ़ की हड्डी तक ले जाती हैं। बिल्कुल, सेंसनरी जो न्यूरॉन होती हैं वो इतना जल्दी सूचना को रीढ़ की हड्डी तक ले जाती हैं। और उसके बाद मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में इंटर न्यूरॉन को संकेत देता है और तुरंत प्रोसेस कर देता है और मोटर न्यूरॉन को भेजता है। ठीक है, जो मस्तिष्क के सोचने से पहले ही मेरे मेरे प्यारे साथियों ये रिएक्शन कर देता है। यानी मस्तिष्क के सोचने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सूचना दे देता है रीढ़ की हड्डी को, और इस तरह से हम लोग हाथ हटा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक और भाग पार्ट काम करता है, मोटर न्यूरॉन। यह मांसपेशी तक आवेग को पहुंचाने का काम करता है, इफेक्टर का काम करता है। ठीक है, और एक इफेक्टर क्या होता है, तो मांसपेशी सिकुड़ती है और हाथ तुरंत हट जाता है। ठीक है, तो ये मांसपेशी इफेक्टर होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स को आप लोगों को साथ में याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, याद रखिएगा, का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर मेरे प्यारे साथियों, सूक्ष्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बूझा चूना, और क्लोरीन गैस, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं ना तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसको हम लोग बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग CaOCl2 के नाम से बोल सकते हैं, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो मेन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों को, ब्लीचिंग पाउडर बिरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होगा, तो सूक्ष्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जिसको कह सकते हैं, और क्लोरीन गैस के बीच जो अभिक्रिया होती है उसके बाद, जिसमें मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड होती है CaOCl2 ये बनता है, और इसके बाद COLCl2 बन जाता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, रात के समय आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता क्यों है। तो देखिए ये बिल्कुल आप लोग पता होगा, 10th में भी था। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण, अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तारों से आने वाली जो रोशनी होती है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके आती है तो वह अलग अलग तापमान और घनत्व वाली हवा की परतों से होकर गुजरती है, और हर परत का प्रकाश की थोड़ी मतलब दिशा जो होती है थोड़ा सा बदल जाती है, जिसके कारण मेरे प्यारे साथियों हम लोगों को वायुमंडलीय अपवर्तन का आभास होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, जिसके कारण तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से क्या बनता है। देखिए जब धातु कार्बोनेट है और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो तीन चीज बनेगा, एक लवण बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक तो जल बनेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि जब एक धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था, चक्रवात मोचा के तट से टकराने के ठीक पहले इसकी अधिकतम गति कितनी थी। मेरे प्यारे साथियों, चक्रवात एक आया था 2023 में, और उस चक्रवात का नाम था मोचा, जो कि आप लोग को पता होगा कि बहुत ही शक्तिशाली चक्रवात था। मेरे प्यारे साथियों, ये तट से टकराने से पहले जो इसकी गति थी वो 277 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराई थी। ठीक है, और कब आया था, तो मई 2023 में आया था। ठीक है, बेहद ही शक्तिशाली मेरे प्यारे साथियों तूफान था, जिसकी हवाओं की गति कितनी, तो 277 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 172 मील प्रति घंटा हम कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था 1982 में। इससे पहले एक किस तरह का आया था, 1982 के बाद ये उत्तरी हिंद महासागर और का सबसे शक्तिशाली मेरे प्यारे साथियों चक्रवात बना था, जो 2023 में आया था।
ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों म्यांमार के सितवे के पास लैंडफॉल करते समय भी इसकी हवाएं कितनी थी, तो 215 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, और जिससे बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही हुआ था। ठीक है, जिसके कारण हमारे भारत सरकार ने एक ऑपरेशन भी चला करके वहाँ सहायता की थी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जब मेरे प्यारे साथियों जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या निर्भर करता है। मतलब जब कोई पिंड जो है एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या निर्भर करता है। तो देखिए अपवर्तित रहेगी चाल। ठीक है, चाल पर कोई वो नहीं होता है बदलाव। ठीक है, अपवर्तित रहेगी या स्थिर बोल सकते हैं। ठीक है, एक एक ही बात समझ जाइए कि जब कोई पिंड जो है एक समान वृत्तीय गति करती है तो चाल अपवर्तित रहेगा। चाल क्या रहेगा, अपवर्तित, मतलब नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। वेग बदलेगा, लेकिन क्या होगा, वेग बदलेगा दिशा बदलने के कारण। वेग बदलेगा दिशा बदलने के कारण। उसका एक्सलरेशन क्या होगा, त्वरण उपस्थित अभी केंद्रीय बल की ओर लगेगा। एक्सलरेशन क्या होगा, अधिक लगेगा केंद्रीय बल की ओर। और जब कोई पिंड जो है एक समान वृत्तीय गति से यानी यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन से अगर वो मेरे प्यारे साथियों काम करता है तो उसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा स्थिर रहेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा, बदलेगा। ठीक है, और उसमें जो एक्सलरेशन होगा वो उत्पन्न होगा केंद्र की ओर, अभी केंद्र की ओर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे कोई पूछ देगा कि वेग क्या है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि का एक एग्जाम्पल है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर ही एक्सलरेशन कहलाता है। और अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सलरेशन जो उत्पन्न होगा, उसी को अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतना चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम विषय पूछा था। हर साल जानते हैं कि 5 जून को हमेशा हम मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस। तो 2025 के विषय क्या थे, यानी उसका थीम क्या रहा। तो देखिए 5 जून 2025 में मनाया गया जो जो पर्यावरण दिवस है, जिसमें इसका थीम रहा प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, यानी इंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और नारा भी दिया गया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करो, हरा दो। और कौन कौन से देश मेजबान कर रहे थे, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी जो है वो दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कर रहा था। उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों आखिर क्या रहता है, तो प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को उजागर करना और इसके समाधान के लिए वैश्विक जो प्रतिबद्धता है उसको मजबूत करना, मेन इसका उद्देश्य था, लक्ष्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेजबानी 2025 में दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें विषय आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, यानी इंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। तो देखिए हाल ही में 20% आपको याद रखना होगा कि 20% इसका क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। हॉरिजेंटल आरक्षण मेरे प्यारे साथियों है, जिसका अर्थ क्या होता है, हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब होता है कि सभी श्रेणियों में, जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, सभी श्रेणियों में सीटों में 20% महिलाओं को ही आरक्षित कर दिया जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कि SC ST और OBC और EWS को नहीं, इसमें जनरल कैटेगरीज की महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और मेरे प्यारे साथियों महिलाओं की भागीदारी पुलिस विभाग में बढ़े तो प्रदेश सरकार ने इस तरह की कदम उठाई है। तो इसमें आरक्षित आरक्षण मतलब आप लोग याद रखिएगा क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है, जिसमें SC ST OBC और जनरल सभी मतलब महिलाओं के लिए 20% आरक्षित कर दिए गए हैं सीट, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था बल द्वारा किए गए कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का जूल होता है जिसको जे से इंडिकेट करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जूल हो जाता। बल द्वारा किए गए कार्य का एसआई मात्रक आपको पता है कि जूल होता है, और 1 जूल 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर की दूरी तय किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, और इसका मात्रक मेरे प्यारे साथियों आप लोग को पता होगा। ठीक है, और इसका मात्रक और कार्य का मात्रक दोनों सेम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का भी जूल होता है। ठीक है, दोनों का इक्वल होता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक कोशिकीय जीव अमीबा की शारीरिक संरचना कैसी होती है। तो देखिए अमीबा की कोई संरचना नहीं होती है, ये आकारहीन है, इसका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर इसके बारे में जाना जाए तो इसकी स्ट्रक्चर तो बनती है लेकिन आकारहीन होती है, लेकिन जेली जैसी दिखती है। कैसी दिखती है,
जेली जैसी, तो जेली जैसी ऑप्शंस में थे, जेली जैसी, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि प्लाज्मा झिल्ली होती है इसमें, यह अमीबा को घेरे रहती है और पतली और दोहरी परत वाली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? जो अमीबा को घेर करके रखती है। वो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है, दोहरी होती है और अमीबा को घेरे हुए रहती है। उसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, एक गोल या अंडाकार संरचना जो कोशिका की गतिविधियों को क्या करने का काम करता है? तो नियंत्रित करता है, कंट्रोल उसको करता है। एक उसमें एंडोप्लाज्म होता है, आंतरिक दानेदार भाग जिसमें अन्य कोशिकांग होते हैं, तो एंडोप्लाज्म भी आपको देखना होगा। मतलब इसमें आपको कुटपाद भी होता है, तो कुटपाद मतलब क्या होता है? अंगुली जैसा अस्थाई मेरे प्यारे साथियों उभार जो चलने और भोजन पकड़ने के लिए क्या होता है? तो बना होता है। मतलब अमीबा जो होता है कुटपादों के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है, जिसको हम लोग अस्यूडोपोडिया मतलब कुटपाद कहते हैं। इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो उंगली जैसा एक अस्थायी संरचना होती है जो उभरा होता है और मेरे प्यारे साथियों भोजन पकड़ने का काम करता है, फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में बोले तो फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसका और भी है संकुचन, जिसके कंट्रैक्टिव वोकेल होती है, अतिरिक्त पानी निकालने का काम करने वाला कुछ होता है। भोजन होती है, फूड वोकल्स होती है जो भोजन को पचाता है उसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी उपकरण वसा ग्लूकोज ऊर्जा के उत्पादन कार्यों में मदद करने का काम करता है। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का विषय क्या रहा? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का विषय तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और एक भविष्य आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का थीम रहा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और एक भविष्य। मेरे प्यारे साथियों इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपने अभियान में कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए ढाका में जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हुआ उसमें मेरे प्यारे साथियों भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। कितने पदक? 10 पदक, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था कार्लोस अल्काराज को हराकर एटीपी फाइनल्स ट्रॉफी किसने जीती, जो इस साल की उनकी छठी मुलाकात थी? तो देखिए जेनिक सिनर याद रखिएगा, 1 नवंबर, ठीक है, जेनिक सिनर याद रखिएगा। जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, जो कि जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को एटीपी में फाइनल्स ट्रॉफी जीत ली है हरा करके, और कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर की छठी बार मुलाकात हुई थी, ठीक है, यानी आमना सामना छठी बार हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो 1 नवंबर, लेटेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, संजय गर्ग, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो का राष्ट्रीय मानवीकरण निकाय है जो कि उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक ये सब वितरण प्रणाली को देखने का काम करती है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2025 एशियाई युवा खेल जिसमें भारत ने 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसको कहाँ आयोजित करवाया गया था? तो देखिए 2025 की एशियाई युवा खेल जो है इसमें भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया जो कि 48 पदकों के साथ जीत हासिल की। तो मेरे प्यारे साथियों बहरीन में हुआ था और बहरीन में एक जगह है मनामा, क्या नाम है? मनामा। तो आप लोग को याद रखना बहरीन और उसकी राजधानी मनामा में मेरे प्यारे साथियों 2025 की एशियाई युवा खेल का आयोजन करवाया गया था और भारत ने टोटल कितने पदक हासिल किए? तो टोटल मेरे प्यारे साथियों 48 पदक हासिल किए, जिसमें स्वर्ण पदक 13 रहे हैं, ठीक है। 18 तो रजत पदक जीते हैं और 17 कांस्य जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं। इस सब को चीज़ को याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनवार मिसाइल हाल ही में खबरों में था, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? इनवार मिसाइल कैसा है? तो टैंक रोधी मिसाइल मेरे प्यारे साथियों है। और किसके किसके बीच मतलब ये अनुबंध हुए हैं? तो देखिए इनवार मिसाइल को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और डायनेमिक्स लिमिटेड ने ये भारत टैंक रोधी मिसाइल जो है इसको खरीद के लिए अनुबंध किया है और उस पे मेरे प्यारे साथियों सहमति जताई है। तो याद रखिएगा किसके किसके बीच सहमति बनी है इनवार को लाने के लिए? तो रक्षा मंत्रालय और डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि मतलब जो है उपकरण बनाती है सैनिकों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने
जिला न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्रता के संबंध में अपना फैसला सुनाया है। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेरे प्यारे साथियों एक अनुच्छेद का हवाला दिया गया, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया कि अधिकतम अधिवक्ता के रूप में 7 साल का कोई अगर पूर्व अनुभव रखता है, तो 7 साल पूर्व अनुभव रखने वाले जो भी न्यायिक अधिकारी होंगे, वो अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के वो पात्र होंगे। मतलब वो डायरेक्ट भर्ती में 7 साल का अनुभव है तो डायरेक्ट भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, जिला न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये अनुच्छेद 233 याद रखिएगा, अनुच्छेद 233 का हवाला दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, कौन सी फिल्म 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में मतलब वो मतलब पूरा टोटल पुरस्कार जीता गया है, तो 13 पुरस्कार जीता है। मतलब 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में कौन सी फिल्म का नाम पूछा था कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से 13 पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो लापता लेडीज को याद रखिएगा, कौन? लापता लेडीज। मेरे प्यारे साथियों, निर्देशक इसके बारे में अगर पूछेगा तो निर्देशक किरण राव के द्वारा निर्देशित डायरेक्टेड किया गया था, और नायिका नितांशी गोयल थी और प्रतिभा रांटा, जो कि पहली बार इनका मेरे प्यारे साथियों डेब्यू हुआ था, और मुख्य नायक के रूप में स्पर्श श्रीवास्तव थे। मेरे प्यारे साथियों, इसमें मतलब दो महिलाओं की कहानी है। होता क्या है कि दो महिलाएं जो कि नितांशी गोयल और प्रतिभा रांटा है, दोनों का शादी होता है, एक ही घर में होता है शादी, और होने के बाद होता क्या है कि दोनों मतलब दोनों के हस्बैंड ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नितांशा गोयल और प्रतिभा रांटा दोनों के हस्बैंड बदला बदली हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं, एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था 2 अक्टूबर 2025 को, 100 वर्ष की आयु में किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और समाजवादी का निधन हो गया, जिन्हें समाजवादियों के संत के नाम से जाना जाता था। देखिए, समाजवादियों के संत, और मेरे प्यारे साथियों इनका नाम था डॉक्टर जीजी पारिख। जी हाँ, डॉक्टर जीजी पारिख का नाम याद रखिएगा। 2025 में इनका निधन हुआ है, और 100 वर्ष की उम्र को हासिल किए हैं, मतलब 100 वर्ष के बाद इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ऐसा इसलिए मतलब देखिए, गुजरात के रहने वाले थे, और इनका जो संबंध रहा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये जेल जा चुके थे, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। ये गांधी जी के राज्य से थे, मतलब गुजरात के सुरेंद्र नगर के रहने वाले थे। इनका जन्म 1924 में हुआ था, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, उसके बाद उन्हीं के साल इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें ये भूमिका निभाए थे। ठीक है, तो डॉक्टर जीजी पारिख का नाम याद रखिएगा। 100 वर्षों के बाद इनका निधन हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो देखिए, टोटल 22 पदक हासिल किए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 2025 में 22 पदक हासिल किया है, और इसका आयोजन मेरे प्यारे साथियों, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और आप लोगों को पता होगा कि भारत ने इसमें मेरे प्यारे साथियों 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक हासिल किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस कहाँ मनाया गया? तो देखिए, ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। शारदा पूर्णिमा के दिन मेरे प्यारे साथियों 6 से 7 अक्टूबर 2025 को ये दिन था। गौतम बुद्ध जो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है वहाँ में मनाया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 2025 ग्रेटर नोएडा में मनाया गया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, और ये आपके अक्टूबर में मनाया गया, जिसमें शारदा पूर्णिमा का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 2025 में 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, तियानजिन चीन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में मेरे प्यारे साथियों इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, जिसमें मोदी जी भी शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक की बात करें तो ये 38 नंबर पे रहा है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के चीता पूर्णवास कार्यक्रम प्रोजेक्ट चीता के तहत वयस्कता तक पहुंचाने वाला भारत में जन्मा
पहला चीता का नाम बताइए। तो देखिए एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसका जन्म हुआ था और इस राष्ट्रीय उद्यान में पहला मेरे प्यारे साथियों जीवित बचने वाला ये शावक बचा जिसका नाम रखा गया था मुखी। नाम क्या था? मुखी। तो जो भारत में जन्मा पहला चीता जो कि आया था कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में मेरे प्यारे साथियों इसका जन्म हुआ और नाम रखा गया था मुखी, याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कूनो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ में है, किस राज्य में है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आया था 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में मेरे प्यारे साथियों इसका आयोजन किया गया था और थीम भी अगर पूछेगा आपसे तो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका थीम रहा 2025 का। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका थीम था। आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, कमेंट्स में मेरे प्यारे साथियों बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था। ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता। तो ऋषभ यादव किस खेल से संबंध रखते हैं, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ऋषभ यादव का संबंध तीरंदाजी से है, याद रखिएगा तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या आया था। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण कितने समय तक चला था इनका भाषण। तो देखिए 15 अगस्त 2025 की भाषण, और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया मेरे प्यारे साथियों क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे लंबा भाषण था। 103 मिनट का भाषण मेरे प्यारे साथियों मोदी जी के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 103 मिनट का भाषण दिया, जो कि जितने भी भारत में प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उनसे सबसे ज्यादा मिनट का भाषण मेरे प्यारे साथियों रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था 2025 एशिया कप हॉकी के शुभंकर का नाम बताइए। तो देखिए 2025 एशिया कप हॉकी के शुभंकर का नाम चंद रखा गया था। आपको पता है कि 2025 में एशिया हॉकी कप का शुभारंभ जो हुआ वो भारत में पहला बार हुआ और राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो शुभंकर रखा गया वो चंद रखा गया। क्या? चंद रखा गया। किससे प्रेरित होकर मेरे प्यारे साथियों बिहार सरकार ने मतलब खेल मंत्रालय ने रखा। तो देखिए ये एक बाग है, बाग, और ऊपर से आप लोगों को 29 अगस्त के दिन इसका आयोजन किया गया। तो मेजर ध्यानचंद के भी जो सवाल है उनको भी ध्यान में रखते हुए इनका जुड़ाव था, इसलिए चंद को रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद उनसे भी और बाघ से भी प्रेरित था, जिसके कारण आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आया था मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 का विषय क्या था। देखिए मानव दिवस मानव तस्करी के लिए भी एक मेरे प्यारे साथियों मनाया जाता है और हमेशा मानव जो तस्करी दिवस होता है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 30 जुलाई 2025 में भी मनाया गया, जिसमें मेरे प्यारे साथियों विषय क्या रहा, थीम इसके क्या रहे, तो इसके थीम को पूछा गया था तो मानव तस्करी, संगठित अपराध, शोषण समाप्त करें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है मानव तस्करी दिवस? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों भारतीय नौसेना ने पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। तो देखिए भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम आस्था पुनिया, याद रखिएगा, आस्था पुनिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और मेरे प्यारे साथियों शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा सेशन का। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 का विषय बताइए। तो देखिए हेपेटाइटिस आइए इसे तोड़ दे, और प्रत्येक वर्ष अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मतलब कब मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो 28 जुलाई को, याद रखिएगा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और किसके आह्वान से? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान से। ठीक है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 का विषय रहा हेपेटाइटिस आइए इसे तोड़ दे। तो मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चंस को हमें इतना ही क्वेश्चंस मिल पाए थे जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस थे। मेरे प्यारे साथियों बहुत मेहनत लगता है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे प्यारे साथियों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।